जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर 13th ऑफ नवंबर 2025, जहां आप मेरे यानी राजीव शर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। आइए बिना देरी किए आज के टॉपिक्स को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, यानी कि मासिक धर्म अवकाश नीति, इसे हिंदी में कहते हैं। बेसिकली है क्या, इस पॉलिसी को दुनिया में सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला नेशन पहली बात तो जापान था। अगर आप इसको इस बात एक तरीके से समझें तो आई विल टेल यू दिस फैक्ट, आपको इस फैक्ट को भी इसमें कवर करना चाहिए। पहला कंट्री जो था वो जापान था, दुनिया का सबसे पहला देश था। 1948 में बेटा जापान ने इस पॉलिसी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और इसके ठीक बाद 1948 में अगर आप जाकर देखोगे तो 1948 में इसे इंडोनेशिया ने एक्सेप्ट किया था, राइट। तो एशिया में ही दो देशों ने, एशियन कॉन्टिनेंट में ही सबसे पहले इसे शुरू किया, यानी कि दुनिया में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है, यानी कि मासिक धर्म अवकाश नीति जो है, वो एक्सेप्ट करने वाली जो कंट्रीज थी वो एशियन कंट्रीज हैं, राइट। तो एशिया कॉन्टिनेंट से शुरू हुआ। द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर कि आपको जानकर ही या इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, यानी कि मैं जब बात कर रहा हूं मासिक धर्म अवकाश नीति की, तो ये महिलाओं से संबंधित विषय है। दैट मींस इट इज ऑल अबाउट द फीमेल राइट्स, राइट। तो ये पॉलिसी ये कहती है कि एक सरकारी प्रतिबंध के तौर पर, मतलब एक गवर्नमेंट प्रोहिबिशन के तौर पर, किसी भी एम्प्लॉयर यानी कि जो नियोक्ता होंगे, जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा कि वो अपने यहां काम करने वाले किसी भी महिला कर्मचारी, और वो चाहे नौकरी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कोई परमानेंट जॉब हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का जॉब हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का जॉब हो, किसी भी सेक्टर में काम करने वाली कोई महिला कर्मचारी है, एनी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय को महीने में पर्टिकुलर डेज फिक्स किए जाएंगे। उस सरकार के प्रतिबंध के अनुसार उसे उतनी छुट्टी देनी पड़ेगी। ये छुट्टी मेंस्ट्रुअल लीव की होती है और ये पेड होगी, इसका वेतन दिया जाएगा, ये सब एथनिक होगी, इसका पैसा नहीं काटा जाएगा, इसका वेतन नहीं काटा जाएगा, इसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिक मूव क्रिएट करते हुए रिसेंटली भारत में कर्नाटक राज्य ने, यानी कि कर्नाटक सरकार भी उन राज्यों में एक बन गया है जिसने ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है। राज्य ने अपनी नीति में यह कहा है कि राज्य में काम करने वाली किसी भी महिला कर्मचारी को महीने में एक दिन, यानी कि 1 डे इन ईच मंथ, शी कैन गेट द लीव, अ पेड लीव फॉर अंडर द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, यानी कि इस मासिक धर्म अवकाश नीति के अंतर्गत वो ये छुट्टी या ये अवकाश ले सकती है। कितने दिन का ले सकती है? एक महीने में एक दिन का अवकाश ले सकती है। क्लियर। नेक्स्ट इज कि क्या भारत में इसके अलावा अन्य राज्यों के पास ये नीति है? तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ है सर। कौन से राज्यों के पास है सर? सर ये है बिहार के पास। बिहार पहला राज्य बना था 1992 यानी 1992 में बिहार राज्य ने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। और बिहार राज्य के अंदर सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बिहार जैसा राज्य इतना फॉरवर्ड भी है ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही वो ऑर्थोडॉक्सिटी की ओर बढ़ा जा रहा है, राइट। महिलाओं को देखो अधिकार देने वाला प्रथम राज्य बन गया। सॉरी, द बिहार गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड 2 days ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ। और बिहार सरकार ने अपने यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों को एक महीने में 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव, यानी कि 2 दिन का मासिक धर्म अवकाश अलॉट किया हुआ है। इसके बाद केरला 2023 में, हालांकि केरला एक विशेष मायने में आता है क्योंकि केरला का जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है उसने इस नीति को अपनाया हुआ है, और केरल राज्य में 2023 से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं जो हैं और यूनिवर्सिटी में काम करने वाली जो कर्मचारी हैं, चाहे वो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल या अशैक्षणिक यानी नॉन एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आती हो, वो क्या कर सकती हैं? वो भी मैटरनिटी और मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती हैं। मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश, यानी प्रेगनेंसी का जो प्रसव का होता है अवकाश, वो होता है शिशु के जन्म के लिए। और अब 2025 में हालिया तौर पर जिस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है 2025 में कर्नाटक सरकार ने हालिया तौर पर अनाउंस किया है कि वो भी अपने यहां महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि मासिक धर्म नीति को लागू करते हुए उन्हें अवकाश देंगे महीने में एक दिन के लिए। फिर उड़ीसा राज्य ने ठीक एक साल पहले यानी कि 2024 इन द ईयर 2024 में बेटा इसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था अपने यहां, बिल्कुल सेम पॉलिसी जो कि कर्नाटका राज्य लाया है उसने ली थी। देखिए दक्षिण भारतीय राज्य किस तरीके से हमसे थोड़ा सा फॉरवर्ड चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। केरल, उड़ीसा और कर्नाटका तीनों राज्यों में आया है, जबकि उत्तर भारत में हम बिहार में से देख पा रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। ये पॉलिसी क्या कहती है? पहला तो इसके अंतर्गत जो लाभप्रद महिलाएं होंगी, यानी कि जिन महिलाओं को लाभ मिलेगा, वो 18 से 52 वर्ष की होंगी, क्योंकि ये आयु ही आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था के बाद महिलाओं की वो आयु मानी जाती है जिसमें 18 से 52 वर्ष के बीच में 90% से ज्यादा महिलाएं मासिक धर्म
या मासिक चक्र जैसी अवस्था को प्राप्त कर पाती हैं, यानी कि दे विल रिसीव सच काइंड ऑफ कंडीशंस इन देयर लाइफ एवरी मंथ, जो 28 से 30 डेज की एक मंथली साइकिल होती है, राइट। तो हम जब बात कर रहे हैं इसकी, तो ये 18 से 52 वर्ष यानी 18 से 52 ईयर्स तक की एज के बीच की महिलाएं होंगी हु आर एम्प्लॉयड वेदर इन परमानेंट ईदर इन परमानेंट सेक्टर और इन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स और एनी काइंड ऑफ आउटसोर्स पोजीशंस। लेकिन सवाल बस ये है कि वो कहां पर नियुक्त होनी चाहिए? कर्नाटक राज्य में नियुक्त होनी चाहिए। दैट मींस दे मस्ट बी एम्प्लॉयड इन कर्नाटका स्टेट। इट्स वेरी सिंपल। तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी, दे विल बी इंक्लूडेड इन इट, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट नीमा, इट इज न्योमा। दिस इज ओ, है ना, ध्यान रखिएगा। न्योमा एयरवेज। न्योमा, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं तो मैं न्योमा एयरवेज यानी कि न्योमा हवाई अड्डा। न्योमा हवाई अड्डा, राइट। सो व्हाट इज द न्योमा एयरबेस? न्योमा एयरबेस लद्दाख के लेह में स्थित है और यह हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हालिया तौर पर इंडियन एयरफोर्स ने इसका एक्चुअल ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब एक्चुअल ऑपरेशन का मतलब क्या है भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो यह कि न्योमा एयरबेस कब स्टार्ट किया गया या कब इनिशिएट किया गया? तो जब इसकी इनिशिएशन की बात आती है तो इट वाज इनिशिएटेड इन 1962। जब भारत चीन युद्ध हुआ यानी इंडो चाइनो वॉर हुआ था, तो इंडो चाइनो वॉर यानी भारत चीन युद्ध के ठीक बाद भारत को यह लगा कि भारत की जो चीन के साथ जुड़ती हुई सीमा है, विशेषता एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो मुख्य रूप से फ्रंट एरिया चाइना के साथ तैयार करती है, उस एरिया में हमें एक एडवांस्ड एयरफील्ड की जरूरत है। तो हम क्यों ना एक एडवांस्ड एयरफील्ड को यहां पर तैयार करें, और इस एडवांस्ड एयरफील्ड को तैयार करने के लिए ही हमने न्योमा एयरबेस को, या कह सकते हैं कि न्योमा एयरबेस का कंसेप्ट हमारे सामने आया। तो बेसिकली ये है कि उसको समझो कि भैया 1962 में इसे एक हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप के तौर पर तैयार किया गया था, जहां कुछ लाइट एयरक्राफ्ट या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते थे इमरजेंसी केसेस में, या यहां से टेक ऑफ कर सकते थे। चीन बॉर्डर पर हमने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस हवाई पट्टी को बनाया था। फिर 2009 के साल में पहली बार इसे एलएसी के पास में एक एडवांस्ड एयरफील्ड के फॉर्म में डेवलप किया गया है, यानी कि इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया। लेकिन 2020 में आपको याद होगा लॉकडाउन ईयर चल रहा था, कोविड ईयर चल रहा था, उस टाइम पर चाइना के साथ हमारा एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आया था, दैट वाज गलवान कॉन्फ्लिक्ट, इन विच इंडियन आर्मी एज वेल एज द चाइनीज आर्मी लॉस्ट देयर सोल्जर्स, राइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया, इसके बाद भारत को लगा कि नहीं, अब हमें इस फील्ड को और ज्यादा मजबूत कर देना चाहिए। तब फिर हमारे सामने ये बोल सकते हो एक ऑब्जेक्टिव बना, एक टारगेट बना कि हमें इसे एक एयरबेस में तैयार करना चाहिए। आज की डेट में आप देखोगे तो ये 17,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक, तकरीबन माना जा रहा है 4,810 मीटर की ऊंचाई पर है ये, यानी हिमालयन जोन में वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूज की जाने वाली है, में न्योमा एयरपोर्ट या एयरबेस शामिल है। दूसरी चीज यह है कि ये न्योमा एयरबेस 2020 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा क्षेत्रों पर भारतीय सड़कों के विकास का काम संभालती है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉर्प्स के साथ मिलकर के काम करती है, ने इस पर 200 करोड़ से अधिक का रुपया खर्च किया है और इस एयरफील्ड को तैयार किया है। और हालिया तौर पर इस एयरफील्ड पर भारत के एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे हम सुपर हरक्यूलिस C-130J के नाम से जानते हैं, में भारतीय वायुसेना के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी यहां पर लैंड किया है, जिसके साथ ये तय हो गया कि ये एक बड़ा एयरबेस बनेगा। तो न्योमा एयरफील्ड जो है या एयरबेस जो है, उसको हालिया तौर पर ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और ये एक्चुअली चाइना के एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर पर मौजूद है। अच्छा, ये हुआ कब है? तब हालिया तौर पर जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा पर ही और लद्दाख में चीनी सीमा पर ही हमने अस्त्र शक्ति और पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम के एक्सरसाइजेस किए, यानी कि चीन को भी हमने अपना दमखम दिखाया है पाकिस्तान के साथ, और उसी टाइम पे चीन की सीमा पर एक बड़ा एयरबेस भी तैयार कर देना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारी शो कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, दैट चाइना को हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अभी ज्यादा इधर उधर मत करना, वी आर नॉट दैट इंडिया जो आपके साथ 1962 में लड़ा था, राइट। चलिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस एयरबेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां आने वाला है, तो हम देखते हैं कि भैया हमारा नॉर्दर्न
जो बॉर्डर एरिया एलएसी पर आता है, यानी कि बॉर्डर से एग्जैक्टली 25 से 30 किलोमीटर पहले की जो पोस्ट है, वहां पर बहुत तेजी से हम अपने लॉजिस्टिक सप्लाईज को बढ़ा सकेंगे, बहुत तेजी से हम आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट्स को बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा कर सकेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एयर रूट जो हमें न्योमा एयरबेस तैयार करके अब दे देगा। ये है पेंगोंग सो, डेमचोक और देप्सान, जो लद्दाख और लेह के रीजन्स में आते हैं, और ये बॉर्डर के बिल्कुल नियर बाई एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बनते हैं और चीनी सीमा में मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स माने जाते हैं। यहां पर हमारे लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी उसकी सप्लाई, और भारत वहां पर जो सैनिक होंगे, विशेषकर किसी भी इंसर्जेंसी के टाइम पर, किसी इलीगल माइग्रेशन के टाइम पर, या एनी टाइप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन या मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम पर उन्हें बहुत जल्दी ये रसद मिलेगी, जिससे हमारी जो वॉर पोजीशन होगी वो स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको इतना डेवलप किया गया, इसे इतना अपग्रेड कर दिया गया एयरबेस बनाते हुए कि इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने बताया अभी हालिया तौर पर हमारे सबसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक सुपर हरक्यूलिस को यहां पर लैंड करा दिया गया, तो आप समझ सकते हो कि हाउ एडवांस्ड इट इज ऑन सच हाइट फ्रॉम द सी लेवल, है ना। दिस इज द फोर्थ ऑपरेशनल एयरबेस इन लद्दाख रीजन। लद्दाख क्षेत्र में देखा जाए तो ये चौथा ऑपरेशनल एयरबेस है जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के पास आएगा। पहला लेह में, दूसरा कारगिल है और तीसरा थ्वाइस है, और अब जो आ रहा है वो है न्योमा। क्लियर है? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट न्योमा एयरबेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा भैया, इसे भी स्ट्रेटेजिक फॉर्म में डिफेंस अफेयर्स में इंपॉर्टेंटली शामिल कीजिए, इसे जरूर पढ़िए, न्योमा एयरबेस को बहुत जरूरी पढ़ना है। क्लियर है? 4810 मीटर्स की हाइट है, मोर देन 17,000 फीट है। चलिए थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज 2026 हॉकी वर्ल्ड कप। अभी इसका डिक्लेरेशन हो गया है भैया, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है उसने इसका डिक्लेरेशन कर दिया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने क्या बताया है कि बेल्जियम और नीदरलैंड, दो यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, नियर बाई नेबरिंग कंट्रीज हैं, दोनों हॉकी की बहुत ही मतलब बोल सकते हैं लीडरशिप वाली कंट्रीज हैं, हॉकी के अग्रणी, खेल में बहुत अग्रणी हैं, लीड करती हैं इस गेम को इन द वर्ल्ड। ये दोनों देशों में इस हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसमें खास बात क्या होने जा रही है वो भी सुने। पहली बार महिला और पुरुष वर्ल्ड कप, यानी कि फीमेल एंड मेल, यानी कि मेन और वीमेन वर्ल्ड कप एक साथ होने वाले हैं, एक दूसरे को एक साथ शेयर करेंगे, एक ही ग्राउंड पर एक साथ होने वाले। एक साथ मतलब ऐसे नहीं कि पुरुष और महिला, लाइक पैरेलली चलेंगे, समानांतर रूप से। जब मेन वर्ल्ड कप चलेगा उस टाइम पे विमेंस वर्ल्ड कप भी चलेगा। तो ये इसकी खास बात है कि इन दो देशों में ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है, ये बेल्जियम में और नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है भैया। क्लियर है? ये कब होना है? 2026 में। अच्छा, 2026 में भी कब होना है? इन द मिड अगस्त ये शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा इन 2026। इस बात को भी ध्यान रखना, डेट याद रखिएगा। तो डिक्लेरेशन आ गया है, कहां होना है? नीदरलैंड और बेल्जियम संयुक्त रूप से इसको मेजबानी करेंगे। बेल्जियम एंड नीदरलैंड विल होस्ट इट पैरेलली, राइट, एंड जॉइंटली। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप 2026। चलिए, ये छोटा सा एक फैक्चुअल टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ये साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो आपके साइंटिफिक अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है फॉर द एनडीए एंड द सीडीएस एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है सर। दैट टॉपिक कम्स फ्रॉम बेसिकली द केमिस्ट्री, एंड द केमिस्ट्रीज टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां हम बैटरीज और सेल्स को स्टडी करते हैं। ये सीडीएस के भी साइंस के सिलेबस में आता है और ये एनडीए के भी साइंस के सिलेबस में आता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपको पढ़ना जरूरी है और आपको पढ़ना चाहिए भी मेरे हिसाब से, राइट। सो व्हाट डज इट से? ये क्या कहता है जरा सुनो। देखो, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जो है, क्या है? यूनियन मिनिस्टर जो मनोहर लाल हैं, उन्होंने हालिया तौर पर भारत का सबसे पहला BRFB सिस्टम इनॉग्रेट किया है। अब सर यही आपके लिए करंट अफेयर है कि BRFB क्या है बेटा? इसका फुल फॉर्म था वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी। ये रिडॉक्स फ्लो बैटरी होती है। रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब दोनों रिएक्शंस एक साथ आती हैं तो हम उसे रिडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दैट स्टैंड्स फॉर रिडॉक्स। हिंदी में इसे ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। रिडक्शन अपचयन को कहा जाता है और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण को कहा जाता है। इसके बारे में बहुत छोटी मोटी चीजें आपको पता होंगी जो हम लोग बेसिक साइंस में भी पढ़ लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज करना इलेक्ट्रॉन्स को, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को खो देना। एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना, राइट, रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है तो वो रिडक्शन दिखाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडेशन दिखाता है। इस प्रोसेस का यूज हम इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि कोई आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक विलयन जिसे हम कहते हैं। कोई भी जो आयनिक सॉल्ट से बनाया जा सकता है, जैसे कि जिंक सल्फेट से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड से,
जैसे कि सोडियम सल्फेट से, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड से या कॉपर सल्फेट से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, MgSO4, राइट। तो आप इनसे क्या बना सकते हो, बेसिकली एक रिडॉक्स सिस्टम तैयार कर सकते हो, और यही रिडॉक्स फ्लो, तो बेसिकली इस पर हम बहुत सारे सेल्स और बैटरीज को पढ़ते हैं। आपने लेक्लांश सेल को पढ़ा होगा, आपने डेनियल सेल को पढ़ा होगा, आपने वोल्टाइक सेल को पढ़ा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज को पढ़ा होगा, राइट। जब कैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, कैसे बैटरी चार्ज होती है, आपने इसको पढ़ा होगा। बेसिकली क्या होता है, जब हम बैटरी को करंट सप्लाई कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और जब हम बैटरी से करंट ले रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपके मोबाइल फोन में यूज होने वाली बैटरी, आपके गाड़ियों में आजकल लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा यूज होती है इन डिवाइसेस में। तो ये जो बैटरीज हैं आप देखते हो, जब आप मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हो पावर केबल में, उसके चार्जर को जोड़ते हो, तो आप क्या कर रहे हो, बैटरी को करंट दे रहे हो, इसका मतलब वो रिचार्ज हो रही है। और जब आप मोबाइल को यूज करने लगते हो तो आप क्या कर रहे हो, बैटरी से करंट ले रहे हो, इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है। तो बिल्कुल वही यहां पर हो रहा है, लेकिन हाउ दिस सेल इज डिफरेंट फ्रॉम the lithium ion battery, because it will be more beneficial as compared to the lithium ion battery when we are talking about the large setups of electricity। जब हम बिजली के लिए एक बड़े सेटअप की बात करते हैं, जैसे सोलार फार्म की बात करते हैं, विंड मिल फार्म की बात करते हैं, राइट, बड़े सेटअप से, या फिर किसी पावर ग्रिड की बात करते हैं, तो ये बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर बेनिफिशियल फॉर अस, राइट। इससे इसमें इसमें एनर्जी को स्टोर करना बहुत इजी है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत इजी है, और इसमें सेफ्टी लिथियम आयन बैटरी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये बेसिकली है क्या, देखो हो क्या रहा है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो बैटरी क्या कर रही है, पहला तो डिफरेंस मैं बताता हूं। देखो लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो किसी भी सॉलिड स्टोरेज फॉर्म में किया जाता है, जैसे लिथियम आयन, राइट। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं तो यहां स्टोरेज लिक्विड मीडियम में होता है, सॉलिड मीडियम में नहीं होता, यानी ठोस माध्यम में नहीं होता। अब बेसिकली इनमें अंतर क्या होता है इसको समझिए। जो सॉलिड मीडियम ऑफ स्टोरेज होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होने के कारण आग लगने या आग पकड़ने की संभावना ज्यादा होती है। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो ईवीज आ रहे हैं, उनमें आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, चलते हुए स्कूटी में लग गई आग, चार्जिंग पे लगी थी स्कूटी में लग गई आग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, इसलिए इसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैटरी का जो स्टोरेज मीडियम है वो सॉलिड मीडियम है। जबकि इन सेल्स में या इन बैटरीज में बैटरी का जो स्टोरेज मीडियम होगा वो लिक्विड मीडियम होगा, जो कम फ्लेमेबल होगा, और उसमें आग लगने के चांसेस यानी कि ये फायर इंसिडेंट्स बहुत कम पॉसिबिलिटी के साथ मिलेंगे। इसलिए ये हमारे लिए एक तो इस वजह से बेनिफिशियल हो गए। दूसरा, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, स्टोरेज के लिए लिक्विड टैंक्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड होगा वो फिल किया जाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड में क्या होगा कि इसमें एक सेंट्रल सेल यूनिट बनाई जाएगी और दो स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। आप देखो इसमें, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्टोरेज टैंक ये है और एक स्टोरेज टैंक ये है, एक स्टोरेज टैंक ये है और एक स्टोरेज टैंक ये है। एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, राइट। इसमें क्या किया जाएगा, वेनेडियम आयंस का यूज किया जाएगा। वेनेडियम बेटा क्या होता है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की स्टेजेस शो करता है, जैसे वेनेडियम 2+, वेनेडियम 3+, वेनेडियम 4+, वेनेडियम 5+। तो ये जो 4 ऑक्सीडेशन की स्टेजेस हैं, ये 4 ऑक्सीडेशन की स्टेजेस इसे कंटिन्यूअसली चार्ज करने और डिस्चार्ज करने में मदद करेंगी, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें लिक्विड मीडियम में जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा रही है, एनर्जी स्टोर की जा रही है, इसकी वजह से ये जो सेल है इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा आती है। ये लगभग 25 से 30 साल तक की लाइफ देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 5-7 साल मैक्सिमम ही दे दे तो बहुत बड़ी चीज है, कभी कभी 2-3 साल से ज्यादा नहीं चल पाती। तो जब हम बात करते हैं इस सेल की, तो ये बहुत ज्यादा है। आपने कभी सुना किसी मोबाइल फोन की बैटरी जो 25 साल से चल रही हो? इट इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम 5 years इज मोर देन सफिशिएंट। आप कभी अपने फोन देखिएगा, उनमें भी बैटरी परसेंटेज या उसकी बैटरी लाइफ दिखाई जाती है इन द परसेंटेज की कितनी बची हुई है। व्हेन यू आर परचेजिंग द फोन इट इज 100% एंड देन रिड्यूसिंग टू 90%, 80%, 70%। कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया ये 70%, 80% से रिड्यूस कर जाए तो बेच दो इसको, कोई मतलब नहीं है, अब आपकी बैटरी का ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 25 से 30 साल तक की लाइफ दे रही है आपको, राइट। अब हो क्या रहा है कि जैसे देखो इस अरेंजमेंट को आप देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, ये लिक्विड मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है। अब क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो इसमें क्या होता है, दोनों टैंक्स के साथ पंप लगा होता है। ये बिल्कुल उस तरह से काम कर रही है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, जो लोग साइंस वाले नहीं होंगे शायद उनको नहीं समझ में आ रही होगी ये बात, तो मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूं। आपके घरों में पानी का एक टैंक होगा, टंकी होगा, जो ऊपर छत पर रखा होगा, मोटर से उसमें पानी ऊपर भरा जाता है, और फिर जब भी आपको जरूरत होती है, जब उसमें पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है, तो आप नीचे अपने वॉश बेसिन का या जो भी वॉशरूम में जो भी टैप होता है, नल होता है, उसको खोल देते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार पानी निकाल लेते हैं। जितना नहीं चाहिए होता उसको बंद कर देते हैं और पानी उसमें रुक जाता है।
बिल्कुल उसी तरीके से इसमें हो रहा है। इसमें लिक्विड मीडियम में हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, जितनी जरूरत है हम उतनी एनर्जी को ले लेंगे, यानी उतने लेवल पर डिस्चार्ज हो जाएगा और बाकी ये रह जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें काम हो रहा है लिक्विड स्टेट में। क्या हो रहा है कि जब हम एक्सटर्नल रिसोर्स से इसको कोई एनर्जी देते हैं, यानी मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमने की, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल से कहां पर पहुंच जाती है, निगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब निगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है, तो यहां पर V4 वेनेडियम की फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि V4 प्लस स्टेट में जब वेनेडियम होता है, तो ये जो वेनेडियम होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वेनेडियम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चला जाता है, जिससे यहां पर V4 स्टेज में इलेक्ट्रॉन देने से ये ऑक्सीडेशन शो करता है और V5 प्लस स्टेट में आ जाता है। और जो दूसरा निगेटिव टर्मिनल है ये V3 स्टेज में होता है, जो ऑक्सीजन को गेन करने के बाद रिडक्शन स्टेज में आ जाता है और V2 प्लस बना देता है। ये V5 प्लस का एक्सेस जो है वो स्टोर होने लगता है इस लिक्विड टैंक में, और V2 प्लस का स्टोरेज यहां स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से ये चार्ज होता है। और जब ये डिस्चार्ज होने लगता है तो इसका अपोजिट ऑर्डर होता है। अपोजिट ऑर्डर में इसमें क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल से अब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर सप्लाई होती है, और यहां से बाहर एक्सटर्नल रिसोर्स द्वारा यूटिलाइज की जाती है, यानी कि जिस भी रिसोर्स को आप उससे कनेक्ट करोगे जो पावर उससे खींचेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो B4 से B5 प्लस बना था ऑक्सीडाइज होकर, अब ये रिड्यूस होकर के यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा अब नेगेटिव टर्मिनल से, और ये V2 प्लस से वापस V3 प्लस पर आ जाएगा, और ये वापस B5 प्लस से V4 प्लस पर आ जाएगा। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे चेंज कर रहा है, जैसे कैसे ट्रांजिशन शो कर रहा है। तो वेनेडियम के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेज शो करने की कैपेसिटी की वजह से वेनेडियम को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इस वजह से इसका नाम पड़ा वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, क्योंकि रेडॉक्स के फ्लो को इंडिकेट कर रहा है और वेनेडियम को यूज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। अब सवाल यह कि सर वेनेडियम जो है उसकी जो आप बता रहे हो चेंजिंग स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीकरण की अवस्थाएं हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे? बेटा वेनेडियम अपने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेजेस पर अपने अलग अलग कलर्स को शो करता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। वेनेडियम जब 2 प्लस स्टेज पर होता है तो 2 प्लस स्टेज पर वेनेडियम क्या शो करता है, एक वॉयलेट कलर शो करता है। इसी तरीके से 3 प्लस स्टेज पर ग्रीन कलर शो करता है, 4 प्लस स्टेज पर जब आता है तो ब्लू कलर शो करता है, और येलो 5 प्लस स्टेज पर शो करता है। ये बेसिक इजीएस्ट से इजीएस्ट में जो मेरे पास हो सकता है उसमें मैंने आपको बताया है। जिन लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जैसी चीजें नहीं पढ़ी होंगी या उन्हें देखने में डर लग रहा होगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो भी ताकि उसे इजीली समझ सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक लिक्विड मीडियम में स्टोर कर रहा है एनर्जी को, ना कि एक सॉलिड मीडियम में लिथियम आयन बैटरी की तरह। अभी हम जो यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी, जो हमारे छोटे इक्विपमेंट्स में यूज होता है, जैसे व्हीकल्स में यूज हो रही है, मोबाइल फोन्स में यूज हो रही है, लेकिन ये सोलर फार्म्स, विंडमिल फार्म्स या फिर बड़े पावर ग्रिड्स के लिए यूज किया जाएगा। इसका सेटअप भी बहुत बड़ा होता है सर, और इसका जब भी स्टोरेज बढ़ाना होता है तो हमें सेल का अरेंजमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसके जो स्टोरेज टैंक्स हैं, इन दोनों टैंक्स को बढ़ा देना है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा देना है, इन्हें बड़ा कर देना है, तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, राइट। तो इसमें जो है बेसिकली आपके 3 यूनिट्स हैं। पहला तो दो तो स्टोरेज टैंक होगा, स्टोरेज टैंक 1 और 2 जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं, और दूसरा सेंट्रल सेल यूनिट है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो भी इसमें हल्की सी जानकारी बिल्कुल रखिए अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक अफेयर्स, और ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में पूछ लिया जाए या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फॉर्म में पूछ लिया जाए। ये भी हो सकता है कि वेनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेजेस के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आई डोंट नो, हम उस पर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। So that's why you have to revise this again and again and again। अगर आपको कोई और दिक्कत होती है आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे चीजें पूछ सकते हैं, हमारे पास आकर हमसे मिल भी सकते हैं। दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट। तो आप पढ़ते रहिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहिए। आज के लेक्चर में हम यहीं इसे खत्म करते हैं।